आप सभी का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। पहले बुक रीडिंग से पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इसमें हमें चैप्टर में क्या लर्न करने को मिलेगा हम आपको ये बता देता हूँ। तो इसमें हमें केमिकल रिएक्शंस और उनकी इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं हमें वो पता लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ प्रोसेसेस इन एवरीडे लाइफ एंड ऑब्जर्व। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपने देखा ही होगा, जैसे कोई पीस ऑफ पेपर है वो बर्न होता है तो उसमें क्या आपने ऑब्जर्वेशन तो देखी होगी। अब मिल्क है, वो कर्ड, वो दही कैसे बनता है, जो आयरन है वो रस्ट क्यों होता है, फूड कुक कैसे होता है, कैंडल वैक्स बर्न कैसे होती है, और हमारी बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। इन सभी प्रोसेस के अंदर जो केमिकल्स है, मतलब जो एटम्स है वो आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और इसी को केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस इज जस्ट द मिक्सिंग ऑफ एटम्स, मतलब रिएक्टिंग ऑफ एटम विद अनदर एटम टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। In all the above processes, the original substance lose their nature identity. केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे खास बात ये होती है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो पहले जो जिन चीज़ों से बना है उसमें उसकी कोई करेक्टरिस्टिक नहीं होती है। तो ये सबसे खास बात है केमिकल रिएक्शंस की। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन ऑफ मैटर इन क्लास 9। तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो मतलब जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, एटम फ्यूज होएंगे, तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अब इसकी डेफिनेशन पे जरा नजर मारते हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो आइए, processes in which the original substance lose their nature and identity by forming new chemical substance with different properties are called chemical changes। तो इसमें पहले भी बताया गया, जैसे मैंने बताया था कि दो सब्सटेंस जब फ्यूज होते हैं, उनके एटम फ्यूज होते हैं तो अपनी पूरी तरह से जो अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज और आइडेंटिटी होती है उसको वो खो देते हैं और एक नवा सब्सटेंस फॉर्म होता है। द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। तो दिस प्रोसेस जिसमें ये हो रहा है इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिएक्शन। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर होता क्या है। तो इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स है वो अलग अलग एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उन मॉलिक्यूल के बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो एटम से मॉलिक्यूल बना है वो उस मॉलिक्यूल को एटम्स में तोड़ देता है, फिर और किसी और एटम मॉलिक्यूल के एटम से उसको कंबाइन कर देता है, जिससे एक एंटायर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है and forming a new chemical bond to give the products. Thus, a chemical reaction simply involves rearrangement of atoms. तो हम सिंपल वर्ड्स में जो कह सकते हैं वो ये है कि केमिकल रिएक्शन में सिर्फ जो एटम्स है वो रीअरेंज होते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट होता है उसकी प्रॉपर्टीज पुराने जो उसकी जिन चीज़ों से बना है उससे मेल नहीं खाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल है, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और दो ऑक्सीजन के। हमने यहाँ पे दो दो इसलिए लिया क्योंकि जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो O कर ले O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। या आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कर ले O की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, इसलिए वो जो उसकी गैसियस स्टेट है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। और फिर मैंने 2H2 इसलिए लिखा क्योंकि आगे मैं आपको जब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाऊंगा। बैलेंस क्या होता है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें क्या होता है कि दो प्रोडक्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो उनका जो मास होता है वो उनके जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा उसके मास के इक्वल होना चाहिए। तो इसको मैंने बैलेंस किया हुआ है, तो करके यहाँ पे ऐसी एग्जांपल है, आगे आपको मैं सब क्लियर कर दूंगा। तो आप एग्जांपल पे नजर पाते हैं 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू 2H2O। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट, दो सब्सटेंस मिलके एक नवा प्रोडक्ट बनाए, तो इसी तरह को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जो केमिकल रिएक्शन है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसमें होता क्या है, मतलब उसकी क्या इफेक्ट होते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में ये पांच में से कुछ भी इफेक्ट हो सकता है। एक केमिकल रिएक्शन में
जो इफेक्ट होगा ये इन पांचों में से ही होगा, चाहे वो एक केमिकल रिएक्शन में एक इफेक्ट हो चाहे एक से ज़्यादा हो, तो ये मैटर नहीं करता, पर होगा इन पांचों में से। तो ये पांच स्टेट क्या है? फर्स्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, मतलब या तो वो सॉलिड से लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड से गैस टू सॉलिड, मतलब उनकी स्टेट चेंज हो सकती है केमिकल रिएक्शन में। या चेंज इन कलर, जो बहुत कॉमन है कि उनका कलर चेंज हो सकता है। या एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है कि वो गैस बन जाए, मतलब ये थोड़ा एक अलग है, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। या हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाए तो उसके अंदर टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है अपने आप केमिकल रिएक्शन के चलते। और एक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड सॉलिड बहुत छोटे स्केल पे सॉलिड सब्सटेंसेस जब बन जाते हैं क्रिस्टलाइज, तो उनको प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो आइए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चेंज इन स्टेट। तो कंसिडर दिस, टेक एन एग्जांपल ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इसमें क्या है, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। तो बर्न करके क्या हुआ ये हम जानते हैं। तो ये देखिए ये रिएक्शन हुई है। तो कि जो मैग्नीशियम है वो बर्न हुआ, तो आपको पता है बर्निंग में ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये देखिए इसकी इक्वेशन है, आगे हम करते हैं। It is observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white light to form a white powder. तो जब ये जलता है ना, तो इसका जो एक होता है रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि जो एक बड़ी चमकीली सी लाइट होती है, आप यूट्यूब पे इसकी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे जलता है। तो बहुत डैजलिंग सी एक लाइट होती है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देयरफॉर चेंज ऑफ स्टेट occurs in such a way that before burning of magnesium ribbon was a solid thick wire and after burning it changed into a white powder। तो आप देख सकते हैं कि वो पहले क्या था, वो एक वायर थी और आगे एक पाउडर बन गया, तो एक चेंज इन स्टेट हो गया। बिफोर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इट शुड बी क्लीन। तो यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन कवर करना चाहूँगा। जब भी ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में मोस्टली आता है। तो क्वेश्चन समझते हैं क्या है। इन क्वेश्चन ये बनता है, जब भी ना हम ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो जो मैग्नीशियम रिबन की स्ट्रिप होती है, वायर होती है, उसको हम एक सैंड पेपर जैसे रफ मटीरियल से पहले साफ करते हैं, घिसते हैं। पर अब ऐसा क्यों करते हैं, ये रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो जो मैग्नीशियम है वो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, जो अगर आप बाहर खुला छोड़ दो एयर में, तो उसके ऊपर क्या है, वो ऑक्सीजन के साथ तब भी रिएक्ट कर जाएगा बिना जले। तो ऑक्सीजन की उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, और वो लेयर नहीं जलती। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें उस लेयर को हटाना पड़ेगा ताकि हम इसको बर्न कर पाए। तो इस करके ये मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अब इसको लिखना कैसे, इसको क्वेश्चन वगैरह हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए, तो अब हम सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है उस पर नजर पाते हैं। तो सेकंड जो है वो है चेंज इन कलर। व्हेन रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस, द ओरिजिनल कलर ऑफ आयरन ग्रेश ब्लैक इनटू ब्राउन। तो इसका कॉमन एग्जांपल है, आपने कोई भी देखा होगा, लोहे की चीज होती है वो रस्ट खा जाती है, जंग खा जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मतलब ऐसा होता है तो उसमें क्या होता है, रंग चेंज हो जाता है ना। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है, और ये उसकी करेक्टरिस्टिक ही है कि उसका कलर जो ग्रेश ब्लैक होता है आयरन का ओरिजिनल कलर, वो ब्राउन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है या पानी के साथ। तो आइए मैं आपको इसकी केमिकल इक्वेशन बताता हूँ। तो आप ये देखिए 2Fe, Fe आयरन का सिंबल होता है, प्लस 3/2 ऑक्सीजन, मतलब इतना अमाउंट का ऑक्सीजन प्लस H2O। तो आपने देखा होगा, तभी हम कहते हैं कि पानी, लोहे की चीज़ों पे पानी नहीं डालते। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि पानी के कारण उसका रस्टिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो आप देख ही सकते हैं 2Fe प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रो वाटर इक्वल्स टू रस्ट। रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2 प्लस O3.X H2O। तो अब यहाँ पे जो ये नंबर्स वगैरह है, इनको मैं अभी आप डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब बैलेंसिंग से हुआ है, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा। तो आइए, इन दिस फिनोमेना आयरन कंबाइन विद मॉइस्ट एयर टू फॉर्म हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ था कि जो आयरन है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब हमने जो ये केमिकल रिएक्शन कराई थी उसमें ये ऐसा रिएक्शन हुई कि जो आयरन है वो रस्ट बन गया, उसके ऊपर मतलब एक आयरन ऑक्साइड की लेयर जमा होगी। तो आइए अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो थर्ड जो है वो है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इसमें क्या होता है, पहले आप पढ़ लेते हैं। व्हेन जिंक मेटल ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे छोटे पत्थर, मतलब जिंक मेटल होता है उसके छोटे छोटे पत्थर, रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी जगह हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हैं पर अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। कॉमन बबल्स ऑफ गैस हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस, मतलब जो उसका प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा है। जो प्रोडक्ट बीकर के अंदर फॉर्म है वो तो हुआ ही है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज हुई है। तो आइए कैसे हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है जिंक प्लस हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करके बनाता है जिंक सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। तो जो चेंज इन टेम्परेचर भी इसमें करेक्टरिस्टिक आ गई। तो देखो अब इस रिएक्शन में एक से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक आ रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक रिएक्शन में एक ही करेक्टरिस्टिक हो, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ये कोई डेफिनेट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस एंड हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो एक तो चेंज इन टेम्परेचर होगा, थोड़ी हीट होगी, टेम्परेचर राइज करेगा, साथ ही साथ वो जिंक सल्फाइड फॉर्म कर लेगा, उसके केमिकल जो उसके एटम्स हैं वो रीअरेंज हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन एटम्स है वो ड्यू टू लेस जो उनकी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग वो बाहर चले जाएंगे, मतलब वो अलग प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, वो एक प्रोडक्ट के साथ कंबाइन नहीं होंगे, तो वो गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। दस here takes place evolution of gas। तो आइए अब नेक्स्ट करते हैं। जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है चेंज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूँ, रुकिए। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड, जो ये एक केमिकल है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड टेकन अ टेस्ट ट्यूब एंड अ मिक्स्ड देन द टेस्ट ट्यूब इज फाउंड कूलर ऑन टचिंग। तो यहाँ पे टेम्परेचर जैसे ऊपर हीट हुआ था पर यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर एक करेक्टरिस्टिक है। अ लॉट ऑफ हीट इज अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन ड्यू टू विच टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर फॉल्स एंड टेस्ट ट्यूब बिकम्स वेरी कोल्ड। तो वो इतनी ठंडी हो जाती है कि आप तो छू भी नहीं पाओगे। देयरफॉर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। तो मैं आपको समझाता हूँ अब क्या होता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम तब बोलेंगे जब केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट हो, मतलब टेम्परेचर राइज करे और हीट फॉर्म हो, तब वो होगी एक्सोथर्मिक। और जब केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टेम्परेचर हो कूल हो वो होगी एंडोथर्मिक। तो इसके ऊपर जो डिफरेंस है वो मैं आपसे अगली पार्ट में शेयर करूंगा। तो आइए आगे करते हैं। जो लास्ट हमारा करेक्टरिस्टिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। तो इसका जो सबसे कॉमन रिएक्शन है वो यही होती है कि पोटेशियम आयोडाइन सोल्यूशन इज रिएक्टेड विद लेड नाइट्रेट सोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडीन इज फॉर्म। तो ये इसका फॉर्मूला है KI, के मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडीन। अभी 2 नंबर्स में आपको कहा है, अभी आप डिस्कस नहीं करेंगे, हम आगे करेंगे। तो अभी आप सिर्फ लेटर्स पे ध्यान दीजिए। तो K मतलब पोटेशियम, आई मतलब आयोडाइन का पोटेशियम आयोडाइड, PB मतलब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन का ये फॉर्मूला है NO3। तो इसको जब रिएक्ट करा तो फॉर्म क्या होता है, PB आयोडीन प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। तो आइए ये इसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं कैसे जब हमने डाला तो कैसे कितने सुंदर रंग से आया। तो ये सब प्रेसिपिटेट्स के कारण ही है। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस है, इसके आंसर मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा। तो अब हम थोड़ा बुक रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पेपर बुक से ही आना है तो ज़रूरी है। आइए तो आइए अब हम चैप्टर रीडिंग करते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ वो एग्जांपल्स बताई गई है केमिकल रिएक्शंस की, तो ये मैंने पहले ही बता दी थी। तो आइए चैप्टर रीड करते हैं। आप साथ ही साथ अपनी बुक खोल लीजिए ताकि आप मार्क कर पाए और पेपर में आपको आसानी हो। वैसे तो मैं सारे नोट्स शेयर कर दूंगा, आगे जिनको ज़रूरत लगती है वो कर सकते हैं। In all the above situation, the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes। तो ये पैराग्राफ हमने पहले ही नोट्स में पढ़ लिया था। तो आगे करते हैं।
ये मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी है, ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली थी। आप इसकी वीडियो एक बार यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको उससे पता लगेगा कि कैसे चेंज होता है और क्या जो लाइट वगैरह निकलती है वो सब हीट वगैरह कैसे, आप ज़रूर देखिएगा। You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. तो वो जो वाइट फ्लेम है वो देखने के लिए आपको यूट्यूब पे वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आइए ये हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। ये जिंक ग्रेन्यूल वाली है, ये मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर दी थी। इसकी वीडियो भी आप देखिएगा। इसमें बहुत सुंदर रंग निकलता है जब पोटेशियम नाइट्रेट में हम जब पोटेशियम आयोडाइड में हम 1 मिनट जब पोटेशियम आयोडाइड में हम लेड नाइट्रेट ऐड करते हैं तो येलो रंग के बहुत सुंदर रंग निकलता है। पर जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑब्जर्व करेंगे तो वो बहुत सॉलिड फॉर्म, वो कुछ सॉलिड फॉर्म के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो आइए अब हम करते हैं केमिकल इक्वेशंस वगैरह। तो इस पेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। तो ये जो अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, ये हम बहुत ज़रूरी है। तो आइए, इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो हम शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिखते हैं। तो अब सोचिए, अगर हम ऐसे लिखने लगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमें कितना टाइम लगेगा और वो उतना इंफॉर्मेटिव भी नहीं होगा। पर अगर हम लिखे, अब हमने सबको सिंबल दे दिया और अब सिर्फ सिंबल से लिखे तो हमारा टाइम भी लेस होगा, और उसके अंदर अगर हम नंबर्स लगा के उनका मास और मतलब बहुत कुछ बता सकते। तो इतनी छोटी चीज़ में हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, तो इसीलिए केमिकल इक्वेशन की हमें राइटिंग की यूज़ पड़ी। तो आइए करते हैं काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अब आप जैसे ये देखिए, मैग्नीशियम है वो सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, पर जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये फॉर्म करके, वैसे तो ये मतलब अभी आपको समझाने के लिए Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म बनाता है। तो अब ये देखिए, इफ यस देन इक्वेशन इज बैलेंस, काउंट ऑन कंपेयर। अब आप ये देखिए यहाँ पे ये 2 का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के, ये एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स है। तो आप खुद देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स है और यहाँ पे 1 है, तो एक ऑक्सीजन का एटम कहाँ गया। केमिकल इक्वेशन में कभी कुछ अपने आप गायब नहीं होता, हमेशा यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है कि जो चीज़ मतलब जो मास या जो कोई एटम पहले है वो बाद में भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब आप देखिए, जो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पे 1, तो अब आप ये कहा गया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन गलत है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इन इक्वेशंस को हम कहते हैं स्केलेटल इक्वेशंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब जिसमें एक साइड ज़्यादा हो और दूसरी साइड उस एटम, जैसे पर्टिकुलर एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके सेम नंबर ऑफ एटम्स ना हो, तो उसको हम अनबैलेंस्ड और स्केलेटल SKELETAL स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, पेपर में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। वैसे मैं आगे क्वेश्चन आंसर दूंगा आपसे। तो अब ये जो स्केलेटल और अनबैलेंस इक्वेशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो जो एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में, उसको पता करने के लिए जो हमें स्केलेटल और अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी है, हम उसको बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एक नेक्स्ट अलग टॉपिक है, ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे जो जल्द ही आएगा। तो अब पर जो वेडनेसडे है उस दिन आपको मैं जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं उनके आंसर मैं वेडनेसडे को दूंगा। और अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आइए।